दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज फिर हमें एक बार वापस जाना होगा मूसावाला केस पर। कुछ नई बातें बहुत उभर के सामने आ रही हैं जिनका आपके सामने आपके साथ शेयर करना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। बहुत से सवाल उठ रहे थे कि क्या उस दिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक हुआ जवाहर के गांव की उस सड़क पर, क्या कुछ ऐसा हो सकता था जिससे मूसेवाला की जान बच सकती थी, या दूसरा इसका पहलू कि क्या वो महज एक एक्सीडेंट था, एक समय का ऐसा मेल था कि उस शख्स को उस जगह पे घेरा गया जहाँ से उसका बच के निकलना बहुत मुश्किल था। तो बहुत दिनों से बहुत लोगों के बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, किंतु परंतु हो रहा था कि क्या उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि ऐसे हालात में बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत सी कमियां खामियां पाई जाती हैं और एक्शन रिएक्शन की बात होती है। तो इसको कहते हैं पुलिस की भाषा में रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन। जहाँ क्राइम होता है उसको रिक्रिएट किया जाता है, इस बात की तह तक पहुँचने के लिए कि एक्चुअली हुआ था तो क्या हुआ था। लकीली बहुत दिनों से मैं इस बात के पीछे पड़ा हुआ था। दर्जनों लोगों से मैंने बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, पुलिस के आला अफसरों से बात की, कुछ क्राइम के जानकारों से, जैसे मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो क्राइम से रिलेटेड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करती है, उसका नाम है क्राइम फोबिया। उसके मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैंने बात की। और स्कॉटलैंड यार्ड के कुछ पुराने ऑफिसर जिनके साथ एक ज़माने में मेरा बहुत करीबी वास्ता रहा है, उनमें से एक हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। और कल ऑस्ट्रेलिया से उस एक दंपति से मेरी बात हुई जिनके घर में सिद्धू मूसेवाला अपने ऑस्ट्रेलियन शो के दौरान रहा था 2 दिन के लिए। और उनके साथ साथ उन 2 और लोगों से, उनकी मदद से मैंने बात की जो जिनके घर पे भी सिद्धू मूसेवाला ऑस्ट्रेलिया में रहा था। उनमें दंपति जो है, मियाँ बीवी जो हैं, जो वो लेडी हैं, उन्होंने नाम लेने से अपना मना किया है। और पहले भी उनसे मेरी बात हुई है, एक पहले एपिसोड में भी उनका मैंने जिक्र किया था। शी इज़ अ नोटेड साइकोलॉजिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, एक सरकारी संस्था में काम करती है जहाँ पे उनका काम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, जो स्टडी करना है। इंटरनेशनली रिप्यूटेड साइंटिस्ट है वो, और बहुत से पेपर उन्होंने लिखे हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो एक सिक्योरिटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ जो फिज़िकल सिक्योरिटी होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और कंसल्टेंट हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो काफ़ी बैंक्स में, कंपनीज़ में, कुछ इंडिविजुअल को भी ओवर्ड सिक्योरिटी का उनका काम है। इसी तरह सिएटल में एक बहुत बड़े सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं अमेरिका में, उनसे मेरी बात हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से मैं उस बात की तह तक पहुंचना चाहता था जिससे ये पता चले कि इनिशियल स्टेज पे जब सिद्धू की गाड़ी को घेरा जाता है तो उस समय सिद्धू की थार गाड़ी में जो 3 लोग थे उनमें क्या बातचीत हुई होगी, क्या रिएक्शन था। उसके लिए मैंने बहुत घंटे लगा के जो इनिशियल फुटेज थी उस दिन की, जो पुलिस के पहुंचने के पहले ही बहुत से प्राइवेट लोगों ने पब्लिक कर दी थी सोशल मीडिया पे, उसमें उन लोगों के बयान भी थे जो लोग उस गाड़ी में थे। एक उनमें से, दोनों मूसेवाला के गांव के हैं, उसके दोस्त हैं। एक पुलिस वाला है जो छुट्टी पे आया हुआ था, दूसरा उसका दोस्त था, जो दोनों इंजर्ड हुए और बाद में उनको लुधियाना के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। और उसके बाद वो दोनों लोग पब्लिक गलेयर से, पब्लिक के सामने से गायब कर दिए गए। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका एक ही कारण है कि वो दोनों को पंजाब पुलिस ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे
उनको साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। मूसेवाला के मरने के पहले चंद मिनट जो थे, उन मिनटों में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसकी तह तक पहुंचने की मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था। और आज इतने दिनों के बाद ये बात जो सामने आती है, अच्छे लिंक्स मिले हैं उन लोगों से, जो ओरिजिनल बातें हुई उसको रिक्रिएट, जब मैंने अपने सब दोस्तों से मिलके ये सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की, उसके सामने से जो आया वो आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। जब मूसेवाला की गाड़ी को उसके पहले जो एक वो जो सुआ था, जहाँ से छोटा ब्रिज था, वहाँ पे गाड़ी पीछा करते आती, ओवरटेक नहीं कर सकती, तो शक इनको पहले ही था कि ये गाड़ी पीछा क्यों कर रही है। लेकिन सडनली अचानक जब वो गाड़ी गायब हो जाती है, क्योंकि वो सुए का जो पुल था वो छोटा था, उस दोनों गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती थी, तो वो गाड़ी जो है वो साइड टर्न लेके गुल हो जाती है। तो मोमेंटरली मूसेवाला और उसके साथियों को लगा कि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो शायद उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया है। तो मेरे वो ऑस्ट्रेलिया की जो साइकोलॉजिस्ट लेडी है, उनका कहना है कि ये एक सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल फ्लॉ है, ये एक साइकोलॉजिकल मोमेंटरली लैप्स है। जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी का पीछा हो रहा है और अचानक वो गाड़ी गुम हो जाती है, तो आपको रिलैक्स नहीं करना चाहिए था, बल्कि और अलर्ट होना चाहिए था कि वो गाड़ी जो अब तक हमारा पीछा कर रही थी वो गई तो कहाँ गई। जब आप ये सोचते हो गाड़ी कहाँ गई, तो ये भी आपके दिमाग में आएगा कि अगर वो अभी गुल हुई है तो दोबारा फिर भी आ सकती है। तो आपकी अटेंशन उस गाड़ी पे रहनी चाहिए थी, जो मूसेवाला और उसके साथियों के दिमाग में शायद नहीं रही। उनके भी दो कारण उन्होंने बताए, एक मूसेवाला की बेसिक नेचर और मूसेवाला का इंटेलेक्चुअल लेवल और एज। ये साइकोलॉजिस्ट ही ऐसी बातें सोच सकती है, हमारा तो फील्ड नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट है, इसलिए उनकी बात माननी पड़ती है। बजाय इसके कि ये तीनों लोग अलर्ट होते, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाते कि ये गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है और उससे पीछा कैसे छुड़ाना है, उसको अवॉइड कैसे करना है, बजाय उसके ये तीनों रिलैक्स हो जाते हैं। दे लोअर देयर गार्ड, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि जो शायद कोई एक खतरा उनको लगा था पहले, वो अब टल गया है। उस रिलैक्सेशन के मूड में चंद मिनटों के बाद जब इनकी गाड़ी एक और रोड पे आती है, वहाँ से दूसरी एक सड़क पे वही गाड़ी फिर आती है। अब देखिए कितना उन लोगों को लोकल जो टोपोग्राफी थी वो मालूम थी, वो साइड की रोड से फिर इनकी गाड़ी के सामने आते हैं। और जब वो गाड़ी दोबारा आती है तो ये दोबारा अलर्ट होते हैं, लेकिन अलर्ट होने के बाद खतरे से निपटना कैसे है उसकी फिर बात नहीं सोचते। बड़ी हैरानी की बात है कि गाड़ी में एक आदमी पुलिस का मुलाजिम है, और वो पुलिस वाले का दिमाग तो काम करना चाहिए था कि कोई ना कोई खतरा है। अगर आपको खतरे का अंदेशा होता है, अगर आपको खतरे की घंटी बजती है, तो आपको रिएक्ट करना चाहिए इसके ऊपर, इस खतरे से कैसे बचना है। अब उनका कहना है एक्सपर्ट्स का कि उस मौके पे अगर ये मोमेंटरली कॉन्सेंट्रेट करके उस खतरे से बचने के लिए स्ट्रेटजी बनाते तो बड़े आराम से बचा सकता था। और उसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल मेरे मुंबई में ही एक मित्र हैं जो गाड़ियाँ जो होती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक मैगज़ीन के एडिटर है, पूना से वो मैगज़ीन निकलता है, और अपनी एक वो वेबसाइट भी चलाते हैं जिसके ऊपर वो जो नई गाड़ियों के मॉडल आते हैं, जो पुराने जो गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पे घूम रही हैं, उनके क्या क्या फीचर हैं, क्या कीमत है, उनमें क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्या कमियां हैं, क्या उनकी हॉर्स पावर होती है, क्या उनके इंजन की परफॉर्मेंस है, प्राइस के हिसाब से वो सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, इस किस्म की और टेक्निकल। और वो शख्स जो उसके एडिटर हैं
वो मेरे पड़ोसी भी हैं, मुंबई में पत्रकार हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ इकट्ठे होने के पहले भी हम मिलते गिलते रहते थे। तो इज़ एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। उनका कहना है कि थार गाड़ी जो है आज के दिन में ये हिंदुस्तान की सबसे मजबूत गाड़ी है। एक्सीडेंट फैक्टर जो होता है उसमें इससे मजबूत गाड़ी और कोई नहीं है। उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं वो नहीं बताऊं क्योंकि शायद वो आम लोगों के समझ में नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। उन्होंने कुछ ये भी बताया कि इतनी स्पीड से अगर गाड़ी किसी गाड़ी में लगती है तो उसका ये डैमेज होगा, उसके ज़्यादा 60 किलोमीटर की स्पीड से 70 के बीच में होता है तो इतना इम्पैक्ट होगा थार के ऊपर। लेकिन उनका निष्कर्ष ये था, फाइंडिंग ये थी कि 60 किलो की स्पीड पे भी अगर सिद्धू मूसा की गाड़ी जाती है, हालांकि उस समय वो गाड़ी 30-35 किलोमीटर की स्पीड पे थी, ये उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि 30-35 किलोमीटर की गाड़ी पे सिद्धू का एस्केप करना बहुत आसान था। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि अगर 60 की स्पीड पे भी गाड़ी होती और आमने सामने से टक्कर मारते अगर सिद्धू मूसा वाले तेज़ स्पीड में भी, तो बोलेरो या जो दूसरी गाड़ी थी वो थार के सामने टिक नहीं सकती थी। और फिर उन्होंने सिद्धू की गाड़ी का मुआयना किया अपने कंप्यूटर पे, उन्होंने तस्वीरें अपने निकाली मीडिया से और वो जो फुटेज थी गाड़ी चलती गाड़ी की उसको और गाड़ी के फ्रेम को जब उन्होंने स्टिल करके देखा तो पाया कि उस गाड़ी के दोनों तरफ आगे और पीछे थार के उनके जिसको हम कहते हैं कि वो गार्ड लगे हुए थे, फ्रंट गार्ड और रियर गार्ड, जिनका टेक्निकल नाम उन्होंने कुछ बताया था क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड आगे और पीछे दोनों लगे हुए थे। एक तो थार के अपने बम्पर आयरन के होते हैं, कास्ट आयरन के, बहुत मजबूत होते हैं, वो ज़ोर से दीवार पे भी लगें किसी में तो शायद दीवार हिल जाएगी, गाड़ी के बम्पर को कुछ नहीं होगा, ये उस ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का कहना है। और दूसरा उसके ऊपर मजबूत गार्ड जो गाड़ी के आगे जो रेडिएटर वाली जाली होती है उसको सिक्योर करने के लिए, ताकि रेडिएटर अगर डैमेज हो गया तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उनका कहना था कि अगर इतनी स्पीड से गार्ड नहीं लगा हो, क्रैश गार्ड, अगर रेडिएटर का नुकसान होता है तो गाड़ी चलने से रुक जाएगी। जब थोड़ी देर चलने के बाद जब उसमें पानी नहीं रहेगा, हीट एलिमेंट से वो बंद पड़ जाएगी। लेकिन उस जाली वाले पोर्शन पे भी बहुत मजबूत क्रैश गार्ड सिद्धू मूसेवाला ने लगवा के रखा हुआ था। और उसी तरह पीछे गाड़ी की जो रियर साइड है वहाँ जो व्हील लगा हुआ है, व्हील के बाहर भी एक बड़ा मजबूत क्रैश गार्ड है। तो उनका ये कहना था कि 35 और 40 के बीच में जिस स्पीड पे उस समय गाड़ी चल रही थी उसमें सिद्धू मूसेवाला अगर अपना कंसंट्रेशन लेवल बराबर रखते, खतरे को भांपते, तो गाड़ी को एकदम एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ा के जो गाड़ी भी आगे आई थी उसको टक्कर मार के निकल जाते थे। इनकी गाड़ी को कुछ नहीं होना था, लेकिन वो गाड़ी चलने के काबिल नहीं रहती, ये इस ऑटोमोबाइल इंजीनियर का, एक्सपर्ट का मानना है। इस बात को आगे बढ़ाया मेरे वो ऑस्ट्रेलिया के साइकोलॉजिस्ट महिला ने। उनका कहना है कि जब ये गाड़ी को देखा गया दोबारा तो इनका जो साथी था, साथ में बैठा था या पीछे था, उसकी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वो उन्होंने भी सुनी, मैंने भी सुनी। लेकिन उसमें वो शख्स कहता है कि जैसे ही गाड़ी आई तो मैंने सिद्धू मूसेवाले को बोला कि भाई जी ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, कुछ लोग शायद हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। तो सिद्धू मूसेवाला को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, बोलते कोई बात नहीं, देख लेंगे, हमारे पास भी हथियार हैं। तभी तक इनको ये मालूम नहीं था कि जो लोग उस गाड़ी में हैं उनके पास AK-47 है, पिस्टल्स हैं, पीछे वाली गाड़ी में भी और कातिल हैं और हथियार हैं। इस बात का अंदाज़ा इनको नहीं था, लेकिन खतरा था। इस खतरे के अंदाजे की घंटी बजनी चाहिए थी जो
दोनों के दिमाग में तो बजी, जो साथ में थे। उन्होंने वार्न किया सिद्धू मूसेवाला को, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कच्चा रिएक्शन था, परफेक्ट नहीं था, लॉजिकल रिएक्शन नहीं था। ये उसकी नेचर का हिस्सा है, मैं आपको बताऊंगा वो साइकोलॉजिस्ट महिला का क्या कहना है। सिद्धू मूसेवाला का वही इमीडिएट रिएक्शन जो एक बचपने वाला रिएक्शन होता है, इमैच्योर रिएक्शन होता है, अनइंटेलेक्चुअल रिएक्शन होता है, वो था कि कोई बात नहीं, अपने पास भी हथियार है, देख लेंगे। एंड ही पिक्ड अप हिज वेपन, जो इसके पास वो जो पिस्टल थी वो अपने हाथ में ले लिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। आप एक व्हीकल चला रहे हो और आपको पता है कि वहाँ से निकलने का, अगर आपको भागने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप एक हाथ आपने व्हील से उठा लिया, इसका मतलब आपने अपनी आधी एनर्जी, आधी कंसंट्रेशन व्हीकल चलाने से दूर कर ली। ये बातें हमने कभी नहीं सोची थी, ना हमारे दिमाग में कभी आई, क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है ये उन एक्सपर्ट लोगों का कहना है। और उसने इसके पहले के सामने से गोली चले, सिद्धू मूसेवाला ने पहले गोली चलाई और उसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे रिवॉल्वर में, जो मेरे पिस्टल में, वेपन में 2 ही गोलियां हैं। अब देखिए कितना बड़ा अलगर्जी है, अनगहली है, इमैच्योरिटी है। आप वेपन तो अपने पास रखते हो अपनी जान माल की रक्षा के लिए, लेकिन ये आप इंश्योर नहीं करते हो कि उसमें गोलियां भी है कि नहीं है। अब उसका शौक़ था हथियार चलाने का, हथियार रखने का। घर में बैठे कभी वेपन उठाई, हवा में फायर कर दिया, भूल गया कि मेरे वेपन में 2 ही गोलियां हैं जब ये 6 हो सकती थी। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग, अगर उसमें 6 गोलियां होती, 2 के बाद जब पहला आदमी गाड़ी से निकल के वेपन इसके ऊपर तान रहा होता, एम कर रहा होता, और तीसरी चौथी गोली उसको लग जाती, तो शूटर भी घबरा जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, बिगर द गून बिगर द कावर्ड। जितना बड़ा बदमाश होता है उतना बड़ा डरपोक होता है। अगर एक गोली उन अटैकर्स को लग जाती, सबके सब घबरा जाते थे और सिद्धू मूसेवाला को यहाँ से निकलने का मौका मिल सकता था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ से सिद्धू मूसेवाला का बचपना, उसका एटीट्यूड, उसकी इमैच्योरिटी, एज फैक्टर, ये सामने आता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सेटल वाले, उनका कहना है कि द बेसिक फ्लॉ हमारे सिस्टम में है। जब उसको सिक्योरिटी, किसी भी आदमी को सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी वाले तो ट्रेन होते हैं, मान लिया, वेपन चलानी आती है, कम्बाट आता है, आर्म कम्बाट, हैंड टू हैंड, बचाना, अपने प्रोटेक्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये उनका एक्सपर्टीज़ है। लेकिन अमेरिका में मेरे दोस्त का कहना था कि हम जब किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले एक पूरा 1 हफ्ता 10 दिन का रिफ्रेशर कोर्स उस प्रोटेक्टी के लिए रखते हैं। उसको समझाते हैं कि अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो आपने क्या करना है। मतलब उन्होंने 3-4 बेसिक बातें मुझे बताई, बातें तो बहुत डिटेल में की, लेकिन बहुत टेक्निकल बातें हैं। उनका कहना था कि अगर किसी आदमी को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो उसको सबसे पहले हम ये कहते हैं कि तुम आगे वाली सीट पे नहीं बैठोगे, कभी भी पीछे वाली सीट पे बैठोगे व्हीकल के। दूसरा, सिक्योरिटी पर्सनल के गाड़ी से बाहर निकलने के पहले तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगे, और इमीडिएटली जब कहीं अटैक हो आपके गाड़ी पे तो आप दोनों हाथ अपने सर पे रख के, सर झुका के सीट के नीचे करना है। जैसे प्लेन में हमको बताते हैं कि कभी ऐसी ज़्यादा हलचल हो तो आप अपना सर नीचे करके बैठ जाओ। सर को पहले बचाओ, कि सबसे ख़तरनाक और सबसे जो नाजुक पार्ट जो होता है गाड़ी में, विजिबल पार्ट, वो आपका सर होता है। तो सर पे गोली वोली नहीं लगनी चाहिए। तो इस किस्म की उन्होंने बहुत सी बातें बताई। और अपना रूट बदल के चलो, घर से कोई फिक्स टाइम मत रखो। अगर आप 10 से 5 नौकरी करते हो तो कोई बात नहीं, कभी हफ्ते में 2 दिन 11 से 6 टाइम कर लो,
या रूट बदलो, किसी भी अल्टरनेटिव रूट हमेशा होते हैं हर जगह पे, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये सब बातें उन्होंने टेक्निकली बताई जो हमारी एजेंसीज पंजाब में ले बात, तो पंजाब पुलिस ने मुझे नहीं लगता इस किस्म की कोई हदायतें, इंस्ट्रक्शन, एडुकेशन, गाइडलाइन सिद्धू मूसेवाला को दी होंगी। अब आखिरी बात जो मुंबई के ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट ने कही कि अगर सिद्धू मूसेवाला गोली चलाने की वजह से अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग कंट्रोल करके इमीडिएटली स्पीड बढ़ा के टक्कर मार के भागता तो बच सकता था। बिल्कुल 100% उनका मानना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंक्लूड इस बात से करते हैं उस साइकोलॉजिस्ट की बात से। उनका कहना है कि जब सिद्धू मूसेवाला ऑस्ट्रेलिया में थे तो अक्सर इस बात का जिक्र होता था, ये 2019 की बात है, 19 के पहले से ही सिद्धू मूसेवाला को धमकियाँ मिलने लग गई थी। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में झगड़े भी हुए थे। और उसकी बात में मैंने जब सिद्धू मूसेवाले को कहा, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने, कि आपको कभी लगता नहीं कि आपकी जान को खतरा है, या आप प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते, या किस किस्म के प्रिकॉशन लेते हो, तो सिद्धू मूसेवाला का एक ही जवाब होता था कि जट कभी किसी से डरता नहीं, जट मौत से नहीं डरता, जट मौत को वंगार देता है, चैलेंज करता है। तो उस लेडी का कहना था कि इस आदमी का एटीट्यूड इस किस्म का था कि वो प्रिकॉशन लेने की बजाय अपने ब्रेवेडो को बड़ा समझता था। उस दिन भी उस जो 2 आदमी गाड़ी में थे उनमें से एक आदमी का बयान है कि हम अटैक के कुछ समय पहले सिद्धू वाले ने बोला कि मैं भागूंगा नहीं, मर जाऊंगा। मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। वो तो लोग, मतलब उसके माइंड में ये होगा, ये साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर मैं भागा तो लोग क्या कहेंगे कि सिद्धू डर के भाग गया। उसको ये बात मंजूर नहीं थी। वो एक मेन रीज़न है जो बिल्कुल इलॉजिकल थिंकिंग है। उसके दिल की बात हो सकती है, उसके करैक्टर में बात हो सकती है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी हो, आप इतने बड़े इंसान हो, तो आपको तहकीकात बरतनी चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। बेवकूफ़ी में और अनगहली में और ब्रेवेडो में, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में बहुत थिन लाइन होती है। हम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे मैंने आज शेयर करनी थी। आने वाले दिनों में कुछ और बातें आपको बताएंगे। बहुत सनसनी केस खुलासे इस गैंगवार के बारे में हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इस केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से नए लोग साथ में नई जानकारियां लेके जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके साथ सब शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।